इन्होंने बताया कि अब मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान वानी ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। अब देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो, बुरहान वानी मारा गया था जब, तो उसने वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी। इंडिया विल कीप मिनिमम फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मिनिमम फोर्स इंडिया के ना, एंड कंप्लीट पाकिस्तानी आर्मी विल गो। आप तो इंडिया को एक्सपोज करें सर, आप बोलें कि सारी पाकिस्तानी आर्मी निकल गई, हम इंडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। इंडिया, आप बोले इंडिया को कि इंडिया का मंसूबे कुछ और है। बात करेंगे जरा बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम है और खास तौर पे इंडिया को उसमें इतना क्या इंटरेस्ट है। जो हम देखते रहते हैं कि इंडियन मीडिया उस पर बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, और काफी आगे तक बात बढ़ जाती है और उसके बाद आप देखते ही हैं कि एक तरह का काफी माहौल जो है वो खराब सा हो जाता है। तो उस बारे में हम बात करेंगे क्योंकि जब कश्मीर की बात होती है तो भारत की तरफ से कहा जाता है कि जी ये इंडिया का मामला है, पाकिस्तान ना बोले, जबकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और पाकिस्तान हमेशा से ही उसमें इन्वॉल्व रहा है। लेकिन बलूचिस्तान में जो है वो भारत की तरफ से मदाखलत क्यों होती है और ये सारा क्या कुछ हो रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं मेजर गौरव आपकी तरफ ही चलूंगी जी, क्या इंटरेस्ट है आप लोगों को इतना ज्यादा, खास तौर पे आपको मैं देखती हूँ कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं बलूचिस्तान इशू को लेकर और बहुत सारे लोगों का आपने और वैभव जी ने इंटरव्यू भी किया है और जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े आपसे नाराज हैं कि जी ऐसा क्यों करते हैं। तो क्या इंटरेस्ट है भारत का बलूचिस्तान में? देखिए, भारत का क्या इंटरेस्ट है ये तो मैं नहीं कह सकता, वो तो कोई सियासी जो पार्टी है या सियासी लोग हैं वही बताएंगे। मैं अपना बता देता हूँ मेरा क्या इंटरेस्ट है। बलूचिस्तान को हम, जैसे आप कश्मीर चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपका एक नारा है, पाकिस्तान में बड़ा फेमस नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम लोगों का ये नारा है कि बलूचिस्तान बनेगा आजाद। हम ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बने, बिल्कुल भी नहीं। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बने ये हम चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये बस आपका मौजू और हमारा मौजू, इसकी लड़ाई है। बिल्कुल ठीक मेजर साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी और मैं बिल्कुल जवाब में लूंगी ब्रिगेडियर साहब से। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या जवाब देंगे मेजर साहब? आपको बताऊं, 2 3 4 5 ये कुछ अरसे से पाकिस्तान इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन कश्मीर। द रीजन इज कि इस वक्त देखें आप लोगों ने वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ उनके जुल्म कर रहे हैं, वो अब कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी की एक्चुअली 2016 के बाद से ज़्यादा कश्मीर में स्ट्रगल शुरू हो गई। बुरहान वानी की शहादत के बाद वहाँ पर उसने एक नई शम्मा जलाई है आज़ादी के लिए। आप देखें ना, आप बांग्लादेश में किस चार्टर्ड के तहत गए थे, आपने अपनी फौज वहाँ भेजी, वहाँ मुक्ति बानी को सपोर्ट किया, पूरी आपने फौज के डबियंस कहीं भेज दिए जनमानक शाह के वक्त में, तो वो भी तो आपने किया। पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा ना। हम अभी कश्मीर में हमने जाके अभी ना उनकी हमने कोई हम स्ट्रगल को हेल्प किया ना मटेरियल सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उनकी डिप्लोमेटिक और जो भी सपोर्ट होती है वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल जी ब्रिगेडियर साहब, क्या रोकना चाहूंगी मैं आपको जी। जी यहाँ से वैभव जी आपकी तरफ चलेंगे। अच्छा, इनका एक ये है वैभव जी का, मैं कहूंगी कि बड़े ही नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब हम इनका चैनल देखते हैं या हम इनकी ट्वीट्स देखते हैं तो वो हमेशा अजीब अजीब सी और खासतौर पे पाकिस्तान के बड़े खिलाफ होती। चीमा साहब आपसे काफी नाराज है वैसे, बस यहीं पे बता दूं, चीमा साहब बहुत गुस्से हैं वैभव जी से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्यों आपका चैनल जो है वो इस तरह की वीडियोस लगाता है, इसमें मेजर साहब भी होते हैं और आप लोग बलूचिस्तान पे मुसलसल बात करते हैं और इसी तरह से आपकी ट्वीट्स भी होती हैं? देखिए, मुझसे तो आसिफ गफूर साहब बहुत नाराज थे, तो अब आसिफ गफूर ने नाराज होकर क्या कर लिया था, चीमा साहब नाराज होकर क्या कर लेंगे, तो पहली चीज तो वो। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बातें कही, जैसे इन्होंने कहा कश्मीर का बताया कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मसला है। तो देखिए, बात ये है कि जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस इज द टूथलेस टाइगर। ऐसा एक मसला बताया जो यूनाइटेड नेशंस में दुनिया में कभी सुलझाया हो, कोई एक डिस्प्यूट दो पावर्स के बीच में। रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया? अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि दूसरे मुल्क, आजाद मुल्क के ऊपर हमला करना और ये सब करना वो करना, उसने तो एनेक्स कर लिया, पूरा पूरा मुल्क को गसब कर गया। वो यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। इस तरह के दुनिया भर के मसले मसाइल हैं, यूनाइटेड नेशंस हैज नेवर बीन इफेक्टिव इन एनी मैनर। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि अब मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान वानी ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। अब देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो, बुरहान वानी मारा गया था जब, तो उसने वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी और वो एक गर्लफ्रेंड ने टिप ऑफ कर दिया आर्मी को कि वो दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। उसको मालूम चला, वो जेलसी के मामले में उसको इन्फॉर्मेशन मिली, वो मार दिया गया। तो सर अब
ऐसे लोग जो मतलब ये कौन सी शम्मा जलाते हैं सर, मैं क्या बोलूं। अच्छा, एक बात ये है कि आपने बात की थी कि वो बुरहान वानी शहीद है। देखिए सर, आपके यहाँ तो वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया, तो बुरहान वानी तो शहीद है ही है, फिर तो वो कोई बात ही नहीं है। जब उसामा बिन लादेन शहीद हो सकता है, और वो नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उसके ऊपर तबसरा कर रहे थे कि उसको शहीद कर दिया अमेरिका ने, तो अभी उसमें मैं क्या बोलूं। अब वो भी चीज आपकी ठीक है, आप उसको शहीद बोल सकते हैं, आपका नजरिया। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान देखिए, नेहरू लेके गए थे कश्मीर का इशू, नेहरू की गलतियों की कीमत अदा करना हिंदुस्तान ने बंद कर दिया सर। और नेहरू ने वही नहीं, नेहरू ने और भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं जिनको रेक्टिफाई किया जा रहा है, और वो चीजें धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। मुझे पता है गांधी से और नेहरू से बहुत प्यार आजकल जागा हुआ है पाकिस्तान में लोगों को कि ये गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया, अब ये नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया। तो ठीक है सर, अब आप अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप अलग क्यों हुए? पहली चीज, जिन्ना की तस्वीर पीछे लगाते हैं और आगे बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं नेहरू और गांधी के बारे में, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं आपके वजीर आजम और दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं। तो बलूचिस्तान का जो इशू है वो नेहरू नहीं लेके गए, तो ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बात नहीं करेंगे। बलूचिस्तान का जो मसला है वो कश्मीर में तो आर्म्ड इंसर्जेंसी 1989 में शुरू हुई, बलूचिस्तान में तो आर्म्ड जो फ्रीडम मूवमेंट है वो 1948 से चल रही है। जो खान ऑफ कलात के जो भाई थे, he was the first person to take the path to the mountains। सबसे पहले वो माउंटेन्स पे चढ़े थे 1948 में, और उन्होंने आर्म्ड मिलिटेंसी शुरू करी बलूचिस्तान में। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं, और आपने कहा कि हम तो उनको मटेरियल सपोर्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। सर देखिए, मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है, आपके यहाँ बहुत सारे जनरल्स ने किताबें लिखी है, और आपके यहाँ जो अभी हैं कुछ लोग, ये रिटायर हो जाएंगे तो ये भी लिखेंगे कि उन्होंने कैसे पीओके में कैंप्स बनाए, वो कैसे लोगों को लेके आए, फिर कैसे जेकेएलएफ को इसलिए जेकेएलएफ बोला गया ताकि उसका कोई रिलीजियस कॉनोटेशन ना निकले, क्योंकि इट शुड साउंड लाइक यू नो वेस्टर्न फ्रीडम मूवमेंट। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दिया गया, कोई इस्लामिक नाम नहीं दिया गया। फिर बाद में इस्लामिक नाम की तंजीमें बनाई गई पाकिस्तान के अंदर, जो कि वहां पे हमेशा एक्टिव रही हैं। तो सर आप डिनाई कर दें, मैं डिनाई कर दूं, मुझे नहीं पता रॉ बलूचिस्तान में क्या करती है क्या नहीं करती है। मेरे हिसाब से तो सर कुछ भी नहीं कर रही है, उसको बहुत कुछ करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं तो हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि रॉ कुछ कर ही नहीं रही, ठीक है। तो और हमारे यहाँ बहुत सारे जितने डिफेंस एनालिस्ट आपको दिल्ली में मिलेंगे या थिंक टैंक्स में, वो सारे हमेशा कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि यार हमने बलूचिस्तान का, पश्तूनों का, महाजिरों का हमने इशू कभी नहीं उठाया। इनके जो मसले मसाइल हैं, इनकी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, और आपके यहाँ पे जो सहाफी उनकी बात करता है, ये हामिद मीर टाइप, उनको सीतापुर का चॉकलेट खिला दिया जाता है 2 मिनट में। तो ये सर, ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या जवाब देंगे वैभव सिंह जी को? देखिए, बात ये है कि अगर आपके प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो नेहरू गए थे वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में, तो अगर आपको उन पर एतराज़ है, देन आप एक डिस्प्यूट तो रिकग्नाइज है ना, इसको तो हम नहीं कह सकते रिकग्नाइज नहीं है। तो व्हाई डोंट यू सिट विद पाकिस्तान एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जब एक क्रॉप क्लियर करेगा तो दूसरा करता है, इसलिए एक पहले फिदा और फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स करें। देयर 101 अदर इशूज, आप वो भी नहीं बात करना चाहते। मैं तो ये कहता हूँ, नाउ इज हाई टाइम, वी आर बोथ आर न्यूक्लियर कंट्रीज। तो आप बैठें टेबल। पाकिस्तान में अभी आपके सामने जब 27 फरवरी हुआ, इतना इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल 2 जहाज गिरे, बट आई डोंट वांट टू गेट कंट्रोवर्सी। अभी लंदन को हमने सिर्फ, ट्रस्ट में, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए छोड़ा टू हैव अ गुड विल, टू सेंड अ मैसेज ऑफ पीस। जी मेजर साहब, लेकिन एक चीज और है कि आप लोगों को सीपैक से भी प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि बैठ के बात हो सकती है? 2-3 बातें हैं, मैं सीपैक पे आऊंगा। सबसे पहले मैं बात बता दूं, जो कुलभूषण जाधव की बात करी थी ब्रिगेडियर साहब ने। देखिए, अगर वो सर्विंग नेवल ऑफिसर होता और वो रॉ में होता, विद इन 24 आवर्स हमारी जो लेट फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज जी, वो कभी ये नहीं कहती कि हमारा बंदा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हर समय अपने ऑपरेटिव्स को डिनाई करती हैं, पहली चीज। मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से उनको किडनैप करा फिर आईएसआई को बेचा, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है बहुत ज्यादा इसको क्रेडेंस दिया गया है, बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी दी गई है कि देखिए उसका इकबालिया बयान है, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ मिलिट्री कोर्ट। इकबालिया बयान की कोई वैल्यू नहीं होती दुनिया के किसी कोर्ट में, भारत का सुप्रीम कोर्ट तक इकबालिया बयान को कबूल नहीं करता है अनलेस इट इज मेड इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट और मेड इन फ्रंट ऑफ अ जज। आप किसी का भी, आप देखिए, मैं किसी बंदे को लूं,
ठीक है, आप मुझे अगर टॉर्चर करेंगे 2-3 दिन, तो 2-3 दिन के बाद मैं अपना नाम वैभव सिंह बता दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो वो हो सकता है। तो आप मुझे अगर इतना मारे, इतनी तशद्दुद करें, तो मैं कुछ भी कबूल कर लूंगा। अपना दर्द रोकने के लिए इंसान झूठ बोल देता है। दूसरी चीज है कि 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करा था कि द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया, व्हिच इंक्लूड्स पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। एज एन इंडियन, माय पार्लियामेंट्स 1994 रेजोल्यूशन सुपरसीड्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस ऑफ 1948। नंबर 1, इंडिया बिल्कुल इस चीज को मानने को तैयारी नहीं है। तीसरी बात, ये जो हम लोग आपने बात करी सीपैक की, देखिए साहब, कई पाकिस्तानी कहते हैं, मैं बस 1 मिनट लूंगा, कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब इंडिया बड़ा जेलस है क्योंकि सीपैक है और इतनी बड़ी ट्रेड है। मैं पहले भी आप ही के वीडियो में बता चुका हूं कि सीपैक टोटल अभी इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन का हुआ है, 45 बिलियन का वो, और जो 60 बिलियन है वो 15 साल के पीरियड में होना है पाकिस्तान में। मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ी है सीपैक की। जितना सीपैक का 15 साल में होना है, उससे ज्यादा, उससे दुगना हर साल इंडिया में होता है। इतना, उससे ज्यादा, उससे 1.5 गुना ज्यादा हमारी सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड है। तो $60 बिलियन फॉर इंडिया इज पीनट्स। मतलब ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो हमने अभी इकोनॉमिक पैकेज दिया अपने लोगों को, दैट वाज $300 बिलियन। तो कोई भी, मैं पाकिस्तानी भाई बहन जो भी हमारे सुन रहे हैं, दोस्त हमारे सुन रहे हैं, किसी को भी लगे कि $60 बिलियन बहुत बड़ा है, नहीं है। $60 बिलियन हर साल, करीब $70 बिलियन हर साल चाइना को हमसे बेनिफिट होता है ट्रेड में। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं अक्सर ये बात पूछता हूं, मैं चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब इस बात का जवाब दें। जो सीपैक है, सीपैक में कुछ होगा, और सीपैक से मुझे आज तक नहीं समझ में आया पाकिस्तान ने चाइना को आज तक क्या दिया है। आपने कौन सी चाइना में इन्वेस्टमेंट कर दी? हमने फैक्ट्रीज खोली हैं चाइना में। हमारे गलवान में इतनी लड़ाई हुई चाइना के साथ, लोग हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए, चाइनीज मारे गए। हमारी इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। आपने चाइना के लिए क्या करा? सिर्फ ये कह के कि हमारा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान का, जो कोई डिनाई नहीं करता। एज एन इंडियन आई कैन नॉट डिनाई दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑन अर्थ। पाकिस्तान, ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। लेकिन इसके अलावा कौन सा आपने कार बना दी, कौन सा आपने कंप्यूटर बना दिया, कौन सी आपने सॉफ्टवेयर बना दी जो चाइना को चाहिए? ये सिर्फ खेल राहदारी का है। तो मैं ये कहना चाहता हूं। जी ब्रिगेडियर साहब, देखिए, बात ये है कि वी शुड बी वेरी क्लियर, चाइना डेफिनेटली वांट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। चाइना को वहां से अगर वो समुद्र के रास्ते आता है, इट टेक्स 41 डेज टू रीच टू चाइना। वो पहले आता है अरेबियन सी में, फिर इंडियन ओशन में, फिर मलाक्का स्टेट में, फिर साउथ चाइना सी में, एंड देन दे गो टू चाइना। उनको बहुत ही अनसेफ रूट है वहाँ। ऑस्ट्रेलिया भी है, फिलीपीन भी है, चाइना। अब उन्होंने ज़ाहिर है अमेरिकन और इंडियन की आपस में फ्रेंडशिप है, उनको भी वहाँ यूज़ कर रहे हैं। 3 पहली बेड़े वहाँ पर आए हुए हैं। सो दे हैव अ वेरी इनसिक्योर रूट। पाकिस्तान के टच चाहिए कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बड़ी प्लानट होता है। जब यहाँ से 50% मिडल ईस्टर्न ऑयल जाएगा चाइना में, तो सारी रॉयल्टी पाकिस्तान को मिलेगी। पाकिस्तान में इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, पाकिस्तान में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, पाकिस्तान में हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स को जॉब मिलेंगी, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलेगी। वो एक बात है। फिर पाकिस्तान चाइना की स्ट्रेटेजिक रिलेशन शुरू से है, आज से नहीं है। एक ये है, उन्होंने हमारे पास जेब थंडर का बहुत बड़ा प्लांट लगा के दिए, जो पाकिस्तान इंडिजिनस ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इंडिया भी कहीं भी मेरे ख्याल में नहीं कर रहा। दे मस्ट बी ट्राइंग इट। आई एम श्योर कि जब करते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक तो ये रीज़न है। सेकंड देखें, ये इसलिए पाकिस्तान को गिव एंड टेक की बात नहीं है। ये जब मुल्कों की एक फ्रेंडशिप होती है और नेशनल इंटरेस्ट है कि हम वी नीड अ कंट्री विच फ्रॉम गिव अस बेस्ट सप्लाई वेपन्स, ऑफ कोर्स वी पे फॉर दैट। लाइकवाइज चाइना के साथ हमारी इसी रिलेशनशिप है कि उसने हर दफ़ा पाकिस्तान की मदद भी की है। अब ये एनवायरनमेंट में पाकिस्तान और चाइना के लिए, इसके ऊपर इंडिया को या अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लाइकवाइज व्हेन वी आर टॉकिंग इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान एंड गवादर पोर्ट, इसलिए गवादर पोर्ट बने थे और बलोचियों को बड़ा फायदा होगा, हमारे भाइयों को। वहाँ इतना उनको रोजगार मिलेगा, इतनी डेवलपमेंट होगी, उनका एक इकोनॉमिक, उनका बिल्कुल होराइजन ही चेंज हो जाएगा। वो एक अलग इंसिडेंट होता है। तो बाकी ये इस बजाय इसके कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप देखें, मैं आई एम कन्विंस आफ्टर सम टाइम द सीपैक इज ऑपरेशनलाइज्ड, इंडिया के इंटरेस्ट में होगा कि इंडिया यहाँ पर आके खुद भी इन्वेस्टमेंट करें, उसको यूज करेंगे। ईरान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, बाकी सब इंटरेस्टेड हैं
इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं इसमें एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट और स्ट्रेंथ करें दूसरों को इम्प्रूव करने के लिए। इसी तरीके से सऊदी अरब इज नॉट इंटरेस्टेड, कितना वो पैसे लेकर आ रहे हैं, यूएई वाले लेकर आ रहे हैं। एवरीबॉडी वांट के ये पोर्ट डेवलप हो, और ये अल्लाह की तरफ से इतना गहरा पोर्ट है, इसमें कितने बड़े बड़े जहाज यहाँ पर आ सकते हैं, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी शिप्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो ये ओवरऑल इस खित्ते के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, एंड ऑफ कोर्स अगर इंडिया यूज़ करना चाहे, एवरीबॉडी कैन यूज इट फॉर हर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, इसके लिए किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो बनता है नहीं बनता। बट आई थिंक हाँ, एक कोई बेहतर सजेशन हो तो ज़रूर इंडिया को देनी चाहिए कि जी नहीं, हम चाहते हैं इस तरह करें तो वी माइट ऑल्सो कम एंड ज्वाइन यू। ये ऑप्शन है जिसकी वजह से पाकिस्तान इज मोर कंसर्न सीपेक के बगैर अमेरिका या इंडिया इसको क्रिटिसाइज करता है। Arzu, before you go to Weber, can I just make a quick one or two points? Sure. इंडिया हमने कभी सीपैक के लिए ऑब्जेक्ट नहीं करा, हमारा सिर्फ वन सिंगल ऑब्जेक्शन है, सीपैक इंडिया से आता है। 1994 पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है और सीपैक की एंट्री वहां से होती है। दैट इज आवर ओनली ऑब्जेक्शन। हम चाहते हैं चाइना $200 बिलियन इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? अब इसमें आपका मुल्क अलग है। अलाउ मी टू कंप्लीट सर विद योर परमिशन। पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं सीपैक, तो मैं बता दूं हर एक डील, हमारी जितनी भी डील्स हैं, इंडिया की डील्स जितनी भी हैं, आप उनके पेपर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। अमेरिकन ने अगर 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, अगर सऊदीज ने 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, राइट, सीपैक का अभी भी पाकिस्तानी आवाम को नहीं बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, क्या लोन है, कितना पैसा आपको देना है, अगली किस्त कब जाएगी। और यही वो आपके जो जीओसी साहब थे, जीओसी साहब ने यही वो वीडियो, में अगर होता तो मैं आपको जरूर भेजता। मैं वैभव आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आरजू और ब्रिगेडियर साहब को दोनों को भेजें। वो जो सर्विंग ऑफिसर है, सर्विंग जीओसी हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो कह रहे हैं साहब कुछ पता ही नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी कि आपने 100 रुपए दिए, चाइना ने 100 रुपए इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, वापस कब देने हैं, कितने देने हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इट्स ऑल अंडर द कवर ऑफ नाइट, कुछ नहीं पता किसी को। तो ये चीज है। और आखिरी चीज ब्रिगेडियर साहब ने बोली ना कि ये होगा जब सीपैक होगा, मैं ये बात पूछना चाहता हूं, $45 बिलियन डाल दिए, कब होगा? 45 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल सम। वैभव, आप बोल सकते हैं, आपको वैभव का टर्न है, तो आई थिंक वैभव कैन स्पीक व्हाटएवर। जी, आप भी यही बात करेंगे, आप भी यही समझते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि भारत बनने देगा, उस पर एतराज नहीं करेगा, तभी तो आप खुद भी उसमें कोई हिस्सा डाल सकेंगे, उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वो कह ले जरा। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि देखें, यही मैं बात हम कर रहे हैं कि ये जो सीपैक गिलगित बल्तिस्तान वगैरह से आता है, आप इसको अगर इतना ही इशू समझते हैं कि आप क्लेम करते हैं पाकिस्तान पूरे कश्मीर को हम क्लेम करते हैं, तो बेहतर है हैव अ प्लेबिसाइट, कोई रायशुमारी करा लें, या ये भी ले लें या वो भी हमारे पास आ जाए, तो हल तो निकाल लें ना। यूनिलेटरली तो आप नहीं कर सकते, ना हम एक्सेप्ट करेंगे ना आप करेंगे, तो बेहतर है प्लेबिसाइट करा लें और जिसकी तरफ कश्मीरी जाना चाहते हैं चले जाएं, और वो बेहतर सबसे इस पर है। वी डोंट ऑब्जेक्ट टू इट, जितनी जल्दी करा लें उतने जल्दी मसाइल भी हल हो जाएंगे। आई एम वी आर ऑल एग्री, आई थिंक इस पर कोई किसी को एतराज नहीं। और जो स्टेट टू स्टेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जनरली जब ये डिसाइड होती है कि ये पब्लिक नहीं किए जाएंगे तो पब्लिक नहीं किए जाएंगे, बट ऑल कंसर्न पीपल, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट के बहुत लोगों को पता है, एंड अगर उनको पता है इसका मतलब आवाम को पता है, इस लिहाज से इसकी वजह से इतने ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जाता। बिल्कुल जी बाबू। तो देखिए, वो मेजर साहब भी बता रहे थे, वो पेशावर कोर के जो जीओसी थे, उन्होंने उसमें एक लाइन कही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सीपेक में सिर्फ क्या पंचर लगाने के लिए गाड़ियों के, तो ही सेड दिस। तो अब उन्होंने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, आप वहाँ जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अगर सीपेक इतना ही बड़ा गेम चेंजर है तो। दूसरी चीज ये है कि ब्रिगेड साहब बार बार कह रहे हैं कि बात करें। सर 70 साल से तो बात कर रहे थे। नेहरू साहब, आपने खुद कहा कि वो खुद यूनाइटेड नेशंस लेके गए, फिर उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए इंडिया के, सबने पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप थी उसके साथ बात करी, इवन मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ बात करी। रिजल्ट क्या निकला? अगर वाजपेयी साहब बस लेके लाहौर गए तो बदले में कारगिल किसने किया? अगर, और नवाज शरीफ ने खुद बोला था कि मुशर्रफ ने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा, ठीक है, मैंने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने खुद कहा।
उसके बाद मोदी साहब अगर वहां गए उनके पोती की शादी में, तो उसके बदले में उरी और पुलवामा और पठानकोट और क्या क्या, जब भी इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया है आपके यहाँ से, आपका जो डीप स्टेट है, आईएसआई है, वो इस तरह के मिस एडवेंचर्स करती है ताकि टॉक्स डिरेल हो। तीसरी चीज ये है कि आप आज बात करना चाहते हैं, आप आज से पहले बात नहीं करना चाहते थे। आपसे मुराद मेरी कि आपकी जो रियासत है वो आज इसलिए बात करना चाहती है बिकॉज वो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके ऊपर ग्लोबल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा है, जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुआ है, और जो ओवर डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हो गई है कि बिना चाइना के यू कैन नॉट इवन मूव एन इंच। आपका चाइना के सिवा दुनिया में कोई दोस्त नहीं रहा। आप 2-3 बिलियन डॉलर के लिए वजीर आजम को ड्राइवर बनना पड़ रहा है सऊदियों का और दुबई वालों का। तो जो आवाम जाकर के काम दुबई में करती है वो काम आउटसोर्स कर लिया पाकिस्तान में वजीर आजम ने। तो ये चीज जो है इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। और आपने कहा कि वो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है पूरा सीपेक का। सर जो बिजली आ रही है ना सर, वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स चाइना आपके यहाँ शिफ्ट कर रहा है। वो थर्मल पावर यूनिट्स जो कि चाइना में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो पेरिस जो ये डिक्लेरेशन हुआ था एनवायरमेंट का, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम अभी नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, तो उसके तहत जो है आपको थर्मल पावर के ऊपर डिपेंडेंस अपनी कम करनी है। तो चाइना ने जो कमिटमेंट करी थी, तो वो अपनी ऑब्सोलीट प्लांट्स जो कि कम से कम 10 टाइम्स मोर कार्बन एमिट करते हैं एज कंपेयर टू न्यू थर्मल पावर प्लांट्स, वो अपने पावर प्लांट्स वहां से उठा करके आपके यहाँ शिफ्ट कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स। पहली चीज आपने कहा JF-17 थंडर जो है आपने बनाया सर, बहुत अच्छा है, आपने JF-17 थंडर बनाया, उसमें सर आपने इंजन चाइनीज नहीं लगाया, इंजन आपने रशिया से लिया है, ठीक है। JF-17 थंडर का जो इंजन है दैट इज रशियन, और इंडिया ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया रशिया के साथ कि भाई आप उनको इंजन क्यों दे रहे हैं। तो आप ये जो कहते हैं कि इंडिया हमेशा प्रोटेस्ट करता है, अपोज करता है, हम तो नहीं करते। तो सर आपने तो स्ट्रेटेजिक आपने उनसे इंजन लिया अपने JF-17 के लिए, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं किया। JF-17 थंडर जो है वो इतना ग्रेट फाइटर जेट है कि चाइना खुद नहीं इस्तेमाल करता उसको, ठीक है सर। तो ये तो JF-17 थंडर की कहानी है। फिर आपने एक बात की थी कि आप भी यहाँ पे आकर के सीपेक में इन्वेस्ट करें, बात करें। सर देखिए हम पिछले 25-30 साल से हम लोग डिमांड कर रहे थे आपसे कि आप हमको रूट दें सेंट्रल एशिया जाने के लिए, ठीक है। हम अफगानिस्तान ने कितनी बार बोला, अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, डिप्लोमैट्स और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स सारे के सारे दे आर ऑन रिकॉर्ड ये कंप्लेन करते हैं कि चाइना कभी, ये पाकिस्तान कभी भी अलाउ नहीं करता इंडिया से ट्रेड जो है अफगानिस्तान के अंदर, और उसकी वजह से हमको चाबहार में जाकर के हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। तो अगर आपने अगर ये रूट दिया होता तो चाबहार की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसकी नौबत नहीं पड़ती। अब आपने कहा कि सऊदी और दुबई और यूएई खुद आके इन्वेस्ट करें। सर अभी आपके यहाँ पे साल भर पहले तक ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज आपके बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट प्रोपेगेट करते थे कि जो ग्वादर पोर्ट है इसके खिलाफ यूएई साजिशें कर रहा है, बिकॉज ये जो है ये रिप्लेस कर देगा जो दुबई पोर्ट है, जहां से आज की डेट में चाइना की मेजॉरिटी ऑफ ऑयल ट्रेड होकर के जाती है। उसके जो शिप्स हैं वहां डॉक होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो ये जो है यूएई और हिंदुस्तान मिल गया है, और यूएई जो इतनी $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है, वो इंडिया को खुश करना चाहता है। सऊदी अरेबिया इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिकॉज दे वांट टू सिक्योर। और यूएई और सब सऊदी अरेबिया, यू आर अ डिफेंस एनालिस्ट, आपको भी पता है कि यूएई और सऊदी अरेबिया कभी भी दे आर लाइक यूएस एंड कनाडा या यूएस एंड यूके, वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते, एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो सर ये जो आप मुझे बातें कह रहे हैं सर, ये मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। और लास्ट में बस एक पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ, जहां तक कश्मीर की बात है सर, कश्मीर पे बात हो सकती है। मैं आपको बताऊं, इंडिया में जो लास्ट मैंने शो किया था आज का, तो मैंने उसमें भी ये चीज कही थी कि इंडिया में मूड चेंज हो चुका है आवाम का। जो पॉलिटिशियंस कंजर्वेटिव थे पहले के, वो जब ये बात करते थे इस तरह की बातें कि हम अगर टेररिज्म हो भी गया तो कोई बात नहीं, हम बातचीत करें, सर वो बातचीत का दौर खत्म हो चुका। अब इंडिया का कोई भी पॉलिटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकता है कांग्रेस पार्टी जैसी इतनी पुरानी पार्टी, इतनी सबसे इंडिया की पहली नेशनल पार्टी, सर वो 3 डिजिट्स में सीट्स नहीं ला पा रही है। क्यों? क्योंकि वो भी सर उसी तरह की बातें करते हैं जैसे आप कर रहे थे। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं एक ब्रिगेडियर साहब को, कह रहे हैं कि प्लेबिसिट करो। सर प्लेबिसिट में पहला यही है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां से जाएगी, आप प्लेबिसिट करवा दें। आप यू नो व्हाट, नहीं सर, आप अगर उसको पढ़ें, यूएन रेजोल्यूशंस जो है 1948 के,
हाँ, उसमें मैंने भी पढ़ा है सर, उसमें सिंपल ये कहता है कि पाकिस्तान फर्स्ट, पहली शरायत ये है उसमें, इंडिया विल कीप मिनिमम फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मिनिमम फोर्स इंडिया के ना, एंड कंप्लीट पाकिस्तानी आर्मी विल गो। आप तो इंडिया को एक्सपोज करें सर, आप बोलें कि सारी पाकिस्तानी आर्मी निकल गई, हम इंडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। इंडिया, आप बोले इंडिया को कि इंडिया का मंसूबे कुछ और है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आप निकाल दें वहां पे पाकिस्तानी फौज को सर, एंड वी विल सपोर्ट प्लेबिसिट अगर ठीक लगे आपको।